मेरा पर्सनल रिसर्च जैसे एकेडमिकली जब मैं एमए के बाद पीएचडी किया वो थियोरेटिकल लिंग्विस्टिक्स में था, जो भाषा जो उसके ऊपर एक थियोरी ऑफ लैंग्वेज बोलते हैं हम। और उसका ये है कि ह्यूमन लैंग्वेज जो बोलता है वो हमारा इंसान का एक अहम ख़ासियत है। ये वो हमारा वो नोम चॉम्स्की का एक थियरी है, उसमें है। और लास्ट में लैंग्वेज पॉलिसी उसके ऊपर भी थोड़ा रिसर्च किया था। और जब मेरा अरेस्ट हुआ था तो मैं थोड़ा उसमें काम कर रहा था। जैसा मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल उसका लैंग्वेज पॉलिसी के ऊपर एक आर्टिकल भी EPW में पब्लिश हुआ था। जैसा हमारा कास्ट सिस्टम है वैसा लैंग्वेज का भी एक कास्ट सिस्टम है बोल के हमारा इसमें जो लैंग्वेज जैसे मैंने उसमें ऐसा बोला ब्राह्मण के इसमें संस्कृत का हम रखा है और हिंदी जैसा एक क्षत्रिय जैसा है जो काम करने वाला, और बाकी जो रीजनल लैंग्वेजेस है वो उसका नीचे का कास्ट है, और बाकी शूद्र अतिशूद्र लैंग्वेजेस है जो डायलेक्ट्स वो सब। तो ऐसा एक हायरार्की। उर्दू को किस हायरार्की में कहाँ रखा है? उर्दू इधर उर्दू का एक ये कि अरबी फारसी और उर्दू अगर उस तरह से देखें, उर्दू को हमारा इसमें जैसा बाकी शेड्यूल लैंग्वेजेस का ही स्टेटस है ऑफिशियली देख रहे तो शेड्यूल लैंग्वेजेस उधर हिंदी के भी नीचे है। और उर्दू का स्टेटस तो वो एक पूरा अलग सब्जेक्ट है, वो उसमें बहुत बात करने का बहुत है। तो जेल में जाके ये रिसर्च में मैं पहले सोचा थोड़ा आगे करने का, लेकिन जैसा जेल का सबसे बड़ा लिमिटेशन ये है कि कुछ रिसर्च करना है तो कुछ उसका रिसोर्सेज कुछ नहीं है। जब मैं जेल में गया मैं पहले सोचा था 4-5 चीज़ मुझे मिल रहा है तो मैं जेल में थोड़ा लंबा टाइम बिताने के लिए भी तैयार है। उसमें एक था एक रिसर्च लाइब्रेरी, दूसरा था ऐसा घर वालों को भी या किसी को भी मुझे आके मिलना, कभी जो चाहिए ऐसा नहीं हफ्ते में मुलाकात, ऐसा जो चाहिए मुझे आके मिलने का, ऐसा 4-5 चीज़ मुझे मिला तो मैं और थोड़ा लंबा टाइम काट सकते हैं। 2 चीज़ गिनाई आपने और था तीसरा था जितना जब चाहिए चाय कॉफ़ी पीने का। घर का खाना का मुझे इतना ये नहीं था। लेकिन खाना में था जैसा मैं थोड़ा डाइट मेरा थोड़ा चेंज किया था उसी टाइम में, जैसा लो कार्ब, ज़्यादा सैलड फ्रूट वो सब खाने का, तो वो मिलना है, वो चौथा था। तो ये 4 चीज़, और 5वां थोड़ा लग्जरी आइटम था एक स्विमिंग पूल। तो मैं समझूंगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को मैं कोट करता हूँ। आपने जो बातें कही है कि 4-5 चीज़ें मिलना चाहिए, ये तो लग्जरियस चीज़ें हैं जो शायद एक आम जनता को भी बाहर नहीं मिलती होगी हमारे। अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था कि अगर मुझे जेल में पेन और पेपर मिल जाए तो मैं पूरी ज़िंदगी सुकून से जेल काट लूँ। मेरा टेस्ट। और तन्हाई मिल जाए। तन्हाई तो मिलेगा जेल में, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जो आप कह रहे हैं तो मिलेगा। उनको पसंद थी, उन्होंने कहा मुझे तन्हाई दे दो और पेन पेपर दे दो, मैं लिखता रहूँ। और पेन मुझे जितना प्रोडक्टिव नहीं था मैं, वही तो मेरा प्रॉब्लम था, क्योंकि क्रिएटिव राइटिंग में मैं ज़्यादा नहीं लिखता था। जो क्रिएटिव राइटिंग लिखता है उनको शायद वही पेन और पेपर का ही ज़रूरत है। लेकिन मेरा तो क्रिएटिव राइटिंग में थोड़ा तो लिखा है, कविता सब लिखा है अंदर जाके भी, लेकिन मेरा लिखने का ये विदाउट रिसर्च मटेरियल जो पढ़ने का जो वो चाहिए। और क्योंकि मैं एक रिसर्च आर्टिकल लिखा तो वो शायद किसी ने उसके ऊपर कुछ लिखा है तो उसका रेफरेंस बिना नहीं है तो वो नहीं चलेगा, इसलिए मैं इंग्लिश में रिसर्च आर्टिकल लिखना ही बंद किया। मैं फिर मलयालम में लिखा, क्योंकि मैं सोचा मलयालम में जो लिख रहे हैं जो मुझे थोड़ा सा पता है, और जैसा मेरा रिसर्च जो
हो रहा है उसमें, वो फील्ड में मलयालम में ज़्यादा नहीं हो रहा था। तो मैं सोचा ठीक है मलयालम में थोड़ा बेसिक लेवल पे भी मैं लिख सकता है, इसलिए मैं वो एक रीज़न था मैं मलयालम में जो लिंग्विस्टिक्स का जो बुक लिखा। या बाकी तो या ऑब्वियसली वो 5 चीज़ में बोला, इसलिए मैं बोला वो 5वां चीज़ बहुत लग्जरियस था, लेकिन मुझे सोचा ये क्योंकि मैं लंबा टाइम काटने है तो वही चाहिए। तो फिर वही तो मैं किसी को बोला तो बोला फिर जेल और बाहर, अंदर और बाहर का क्या फ़र्क है, तुमको जो चाहिए वो मिल रहा है, तो वही तो तो जेल में कहीं तो जेल नहीं होगा वो, फिर तुमको जो चाहिए वो मिल और दूसरा एंगल ये है कि अगर ये 5 चीज़ें जेल में मिल जाए तो भारत की 99% आबादी चाहेगी कि हमको जेल भेज दिया जाए। नहीं, ये 5 चीज़ भी नहीं, इसमें से 2-3 मिला तो बाहर लोग कहाँ रहेंगे, सब जेल में ही जाना पसंद करेंगे। 2-3 चीज़ मिला तो भी, बल्कि हाल ये है भारत की जनता का कि 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही। मैंने तो ऐसी स्टोरीज पढ़ी है कि 2 वक्त की रोटी के लिए भी लोग क्राइम करके जेल जा रहे। बिल्कुल, जिस दिन से 5 सुविधा मिलेगी तो मैं समझता हूँ कि सब जनता जो है जेल पहुँच जाएगी। ये 5 भी नहीं, जैसा हम देखते हैं जब बारिश का मौसम आता है, यस बढ़ जाती है। हाँ, जून से जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक जेल का छत के लिए जेल इतना लोग आता है जेल में। और पहला साल में मैं पता नहीं था मुझे, तो मैं पूछा ये ऐसा क्यों है, बोला हर साल ऐसा ही है, वो बारिश जब आता है लोग जेल में भर्ती होता है क्योंकि उनको छत मिले और खाना मिले, सब मिले, तो बिल्कुल सही है वो। एक छोटी सी स्टोरी मुझे याद आ रही है कि एक नौजवान के पास घर नहीं था, नौकरी नहीं थी, तो जब बारिश का सीज़न आया तो जेल जाने के लिए उसने क्राइम किया, तोड़ फोड़ की, चोरी की, और पुलिस के सामने वो खड़ा रहता था कि मुझे अरेस्ट करके जेल डाल दो ताकि छत मिल जाए, खाना मिल जाए, लेकिन पुलिस ने नज़रअंदाज किया और उसको जेल जो है बारिश के बाद पहुंचाया, जब वो जेल जाना नहीं चाहता था। और इसलिए बारिश के बाद पहुंचाया क्योंकि बारिश के बाद क्राउड कम हो गया। तो ये भी एक हमारी समाज का अलमिया है जेल का। बाबू साहब, ये कहा जाता है कि जेल जो है हमारे समाज का आईना है। जेल जाने के बाद बहुत सारी चीज़ें इंसान के अंदर परवान चढ़ती है, परवरिश पाती है। जो समाज में हम देखते हैं वही अक्स परतू जो हमको जेल के अंदर नज़र आता है। तो ऐसी क्या चीज़ें आपको नज़र आई जो आप कहते हैं कि जेल समाज का आईना है? समाज में जो हो रहा है वो सब कुछ उससे बहुत क्या बोलता है, वो मेनी टाइम्स सीवियर और एक्यूट लेवल पे जेल में भी होता है। जैसा आप करप्शन के बात हो रहे हैं, तो करप्शन जितना बाहर हो रहा है ऐसा अंदर भी हो रहा है हर चीज़ में। और क्राइम बोले तो वो भी होता है, जेल के अंदर भी क्राइम होता है। कौन सा भी क्राइम, एक्सटॉर्शन होता है, मर्डर होता है और सेक्सुअल क्राइम भी होता है, तो सब कुछ होता है। और जेल में जैसा बाहर सोशल डिस्क्रिमिनेशन, सोशल वो तो बहुत, जैसा हम इधर अभी ये फ्लैट में बैठा है, कुछ लोग इससे ऊपर बड़ा फ्लैट में बैठा है, कुछ लोग फ्लैट में भी नहीं बाहर बैठा है, ऐसा वो एक हायरार्की डिस्क्रिमिनेशन आप देखते हैं। वैसा भी जेल में भी देखता है। जो जेल का ऑफिसर्स, जैसा आप वो लाल गेट में आया तो आपको देख के ही वो आपको कैसा ट्रीट करना है वो उनको पता है। जैसा एक मिडिल क्लास आदमी आया तो थोड़ा इंसानियत बोले तो आपको बात करेगा, आपसे बात करेगा, आप चिल्लाते नहीं, और आपको ऐसा नहीं बोलेगा आप कपड़े उतार के नीचे बैठो, ऐसा नहीं बोलेगा, आपको थोड़ा तमीज़ से बात करेगा आपसे। तो ऐसा चीज़ वो हायरार्की भी आपको मिलता है। और जो सुविधा अंदर मिलता है उसमें भी वो फ़र्क है, जो खाना मिल रहा है उसमें भी फ़र्क है। जैसा आप उधर अब पैसे वाला है तो ज़्यादा खाना खरीद सकता है और इलीगल तरीके से भी खाना ले सकता है, तो सब कुछ हायरार्की भी है। जबकि जेल का इसमें से सब प्रिजनर्स एक ही इसमें है, ऐसा है। जैसा फ़र्क है, जैसा जो जिनको
अति सुरक्षा में रखना चाहिए, जो कन्विक्ट है, जो अंडर ट्रायल है, इतना फ़र्क तो मैनुअल में भी है। लेकिन वो जेल का सिस्टम ऐसा नहीं चलता है। जेल का सिस्टम वो उनका, जब जो सोशल क्लास में आप हो, वही जो आपको पता भी होगा, जो अभी एक पिटीशन में भी आया था, जैसा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन भी, जैसा उधर काम देने में, किचन में कौन का इस्तेमाल, वो तो सब जो आप देख रहे हैं बाहर, सब आप अंदर भी है, और अंदर उससे बहुत गुना ज़्यादा है बाहर से ज़्यादा, ऐसा बोलना है। ये आप ने जो बात कही कि जेल के अंदर भी क्राइम जारी है, किसी शायर ने कहा था कि भाई बेचैनी है तो मर जाते हैं, और मर के भी चैन ना आया तो किधर जाएंगे। तो जेल तो इसीलिए बनाई गई है कि क्राइम रुक जाए, जो क्रिमिनल्स है उनको जेल में डाल दिया जाए तो क्राइम ही नहीं होंगे। लेकिन अगर जेल के अंदर भी क्राइम होने लगे तो फिर जेल के अंदर और क्या जेल होगी? इसका क्या सोल्यूशन है? वही तो हम कभी कभी लोग बोलते हैं, हाँ इधर क्राइम किया तो अभी अंदर से क्राइम करके बाहर आया, फिर अभी अंदर क्राइम किया तो फिर बाहर भेजना है ऐसा बोलते हैं लोग, और क्या करें। तो लेकिन मुझे नहीं लग रहा है क्राइम रोकना है जेल बनाने का और जेल में डालने का मकसद। उसका थोड़ा अलग है, वो एक सोशल इसमें से देखना है, क्योंकि जैसा सोशल ईवल्स का, सोशल डिस्क्रिमिनेशन का एक तरीका है ये जो जेल जैसा एक सिस्टम बनाना और उसमें डालना। जैसा एंजेला डेविस ने लिखा है, जैसा अमेरिका में जब स्लेवरी जब था, प्रिजन में सिर्फ वाइट लोग था, ब्लैक्स को उधर जेल में नहीं डालता था, क्योंकि जेल में गया तो फिर काम नहीं करने का, ये स्लेव का ज़िंदगी नहीं अंदर, तो जेल में गया तो उनको बाहर से अच्छा है, तो इसलिए जेल में किसी को ब्लैक्स को नहीं डालता था। लेकिन जब स्लेवरी ख़त्म हो गया उसके बाद भर्ती ब्लैक्स से था। और इधर का जेल में देख रहे हैं तो अभी दलित मुस्लिम पॉपुलेशन, बहुजन पॉपुलेशन कितना 40 से 50 तक है जेल में, जबकि उसका बाहर 20% भी नहीं है। तो मैं एक बार कहीं किसी से बोला था, जब इधर अनटचेबिलिटी जैसा है तो वो अभी भी है, तो दलित को हम जेल में नहीं देख सकता था। अभी अनटचेबिलिटी नहीं है तो इसलिए जेल में भर्ती हो रहा है। तो एक सोशल डिस्क्रिमिनेशन का और कंट्रोल करने का एक ये है शायद जेल। जेल का ओरिजिन के बारे में जैसा फूको का इसमें बताया है, पहले जेल एक पनिशमेंट नहीं था, पनिशमेंट देने के पहले रखने का एक जगह था। और पनिशमेंट उसी टाइम क्या पनिशमेंट था, एक तो डेथ पेनल्टी था, नहीं तो ट्रांसपोर्टेशन था। जैसा इंडिया में है तो अंडमान का या दूसरा कुछ कॉलोनीज में भेजता था, और तो जेल में पनिशमेंट नहीं था। और बाद में एक ह्यूमैनिटेरियन मोड ऑफ पनिशमेंट, वो उसके तौर पे जेल आया। तो जेल अभी जेल में रख रहे हैं बोले तो पनिशमेंट के इसमें है, लेकिन वो पनिशमेंट का क्या है, जैसा क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में बताते, जैसा पनिशमेंट ऐसे टू डिफ़र, वो जो लोगों के डर होना चाहिए, हाँ चाहिए किया तो जेल में जाना पड़ेगा, इसलिए डिटरेंट, वो डिटरेंट होना चाहिए, या रिवेंज होना चाहिए। अभी का देख रहे हैं तो डिटरेंट तो नहीं है, और एक रिवेंज जैसा ही है हमारा सिस्टम में अभी भी जेल। जो लोग जो कुछ गलत काम कर रहे हैं उससे बदला लेने के लिए एक ये है जेल। लेकिन जो गलत काम नहीं कर रहे उनसे नहीं, गलत बेगुनाह जो लोग डाल रहे हैं, नहीं, गलत काम किसका नज़र से, वो इम्पोर्टेंट है। जैसा आप पॉलिटिकल प्रिजनर है तो गलत काम क्या होगा,
तो आप सियासत के ख़िलाफ़ कुछ बोला तो वो गलत काम होगा। तो नहीं तो जो एक कम्युनिटी थोड़ा ज़्यादा कुछ कर रहे हैं तो उनको वो गलत है। तो जैसा ये बहुजन लोग का, तो उनको एक सबक सिखाना है तो वो करने का ऐसा एक सिस्टम है एक्चुअली जेल। क्राइम रोकने का मुझे नहीं लग रहा है वो एक ये है। वो पेपर में सिर्फ है, पेपर में जो लिखा है वो है, लेकिन असल में जो देख रहे हैं तो जो ये इनका ये क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस फिलॉसफी में जो बताया है वही है, हो रहा है हमारे इधर भी। और वो प्रेजेंट पॉपुलेशन से वो दिख रहे हैं, साफ दिख रहे हैं वो। और जब मेरा अरेस्ट हुआ था तो मैं थोड़ा उसमें काम कर रहा था। जैसा मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल उसका लैंग्वेज पॉलिसी के ऊपर एक आर्टिकल भी EPW में पब्लिश हुआ था। जैसा हमारा कास्ट सिस्टम है वैसा लैंग्वेज का भी एक कास्ट सिस्टम है बोल के हमारा इसमें जो लैंग्वेज जैसा मैंने उसमें ऐसा बोला ब्राह्मण के इसमें संस्कृत का हम रखा है, और हिंदी जैसा एक क्षत्रिय जैसा है जो काम करने वाला, और बाकी जो रीजनल लैंग्वेजेस है वो उसका नीचे का कास्ट है, और बाकी शूद्र अतिशूद्र लैंग्वेजेस है जो डायलेक्ट्स वो सब। तो ऐसा एक हायरार्की। उर्दू को किस हायरार्की में कहाँ रखा है? उर्दू इधर उर्दू का एक ये कि अरबी फारसी और उर्दू अगर उस तरह से देखें, उर्दू को हमारा इसमें जैसा बाकी शेड्यूल लैंग्वेजेस का ये स्टेटस है ऑफिशियली देख रहे तो शेड्यूल लैंग्वेजेस उधर हिंदी के भी नीचे है, और उर्दू का स्टेटस तो वो एक पूरा अलग सब्जेक्ट है, वो उसमें बहुत बात करने का बहुत है। तो जेल में जाके ये रिसर्च में मैं पहले सोचा थोड़ा आगे करने का, लेकिन जैसा जेल का सबसे बड़ा लिमिटेशन ये है कि कुछ रिसर्च करना है तो कुछ उसका रिसोर्सेज कुछ नहीं है। जब मैं जेल में गया मैं पहले सोचा था 4-5 चीज़ मुझे मिल रहा है तो मैं जेल में थोड़ा लंबा टाइम बिताने के लिए भी तैयार है। उसमें एक था एक रिसर्च लाइब्रेरी, दूसरा था ऐसा घर वालों को भी या किसी को भी मुझे आके मिलना, कभी जो चाहिए ऐसा नहीं हफ्ते में मुलाकात, ऐसा जो चाहिए मुझे आके मिलने का, ऐसा 4-5 चीज़ मुझे मिला तो मैं और थोड़ा लंबा टाइम काट सकते हैं। 2 चीज़ गिनाई आपने। और था तीसरा था जितना जब चाहिए चाय कॉफ़ी पीने का। घर का खाना का मुझे इतना ये नहीं था, लेकिन खाना में था जैसा मैं थोड़ा डाइट मेरा थोड़ा चेंज किया था उसी टाइम में, जैसा लो कार्ब, ज़्यादा सैलड फ्रूट वो सब खाने का, तो वो मिलना है, वो चौथा था। तो ये 4 चीज़, और 5वां थोड़ा लग्जरी आइटम था एक स्विमिंग पूल। तो मैं समझूंगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को मैं कोट करता हूँ, आपने जो बातें कही है कि 4-5 चीज़ें मिलना चाहिए, ये तो लग्जरियस चीज़ें हैं जो शायद एक आम जनता को भी बाहर नहीं मिलती होगी। हमारे अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था कि अगर मुझे जेल में पेन और पेपर मिल जाए तो मैं पूरी ज़िंदगी सुकून से जेल काट लूँ। मेरा टेस्ट। और तन्हाई मिल जाए। तन्हाई तो मिलेगा जेल में, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जो आप कह रहे हैं तो मिलेगा। उनको पसंद थी, उन्होंने कहा मुझे तन्हाई दे दो और पेन पेपर दे दो, मैं लिखता रहूँ। और पेन मुझे जितना प्रोडक्टिव नहीं था मैं, वही तो मेरा प्रॉब्लम था, क्योंकि क्रिएटिव राइटिंग में मैं ज़्यादा नहीं लिखता था। जो क्रिएटिव राइटिंग लिखता है उनको शायद वही पेन और पेपर का ही ज़रूरत है, लेकिन मेरा तो क्रिएटिव राइटिंग में थोड़ा तो लिखा है, कविता सब लिखा है अंदर जाके भी, लेकिन मेरा लिखने का ये विदाउट रिसर्च मटेरियल जो पढ़ने का जो वो चाहिए। और क्योंकि मैं एक रिसर्च आर्टिकल लिखा तो वो शायद किसी ने उसके ऊपर कुछ लिखा है,
तो उसका रेफरेंस बिना नहीं है तो वो नहीं चलेगा। इसलिए मैं इंग्लिश में रिसर्च आर्टिकल लिखना ही बंद किया। मैं फिर मलयालम में लिखा, क्योंकि मैं सोचा मलयालम में जो लिख रहे हैं जो मुझे थोड़ा सा पता है, और जैसा मेरा रिसर्च जो हो रहा है उसमें वो फील्ड में मलयालम में ज़्यादा नहीं हो रहा था। तो मैं सोचा ठीक है, मलयालम में थोड़ा बेसिक लेवल पे भी मैं लिख सकता है। इसलिए मैं वो एक रीज़न था मैं मलयालम में जो लिंग्विस्टिक्स का जो बुक लिखा। या बाकी तो या ऑब्वियसली वो 5 चीज़ में बोला, इसलिए मैं बोला वो 5वां चीज़ बहुत लग्जरियस था। लेकिन मुझे सोचा ये क्योंकि लंबा टाइम काटने है तो वही चाहिए। तो फिर वही तो मैं किसी को बोला तो बोला फिर जेल और बाहर, अंदर और बाहर का क्या फ़र्क है, तुमको जो चाहिए वो मिल रहा है। तो वही तो तो जेल में कहीं तो जेल नहीं होगा वो, फिर तुमको जो चाहिए वो मिल और दूसरा एंगल ये है कि अगर ये 5 चीज़ें जेल में मिल जाए तो भारत की 99% आबादी चाहेगी कि हमको जेल भेज दिया जाए। नहीं, ये 5 चीज़ भी नहीं, इसमें से 2-3 मिला तो बाहर लोग कहाँ रहेंगे, सब जेल में ही जाना पसंद करेंगे। 2-3 चीज़ मिला तो भी, बल्कि हाल ये है भारत की जनता का कि 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही। मैंने तो ऐसी स्टोरीज पढ़ी है कि 2 वक्त की रोटी के लिए भी लोग क्राइम करके जेल जा रहे। बिल्कुल। जिस दिन से ये 5 सुविधा मिलेगी तो मैं समझता हूँ कि सब जनता जो है जेल पहुँच जाएगी। ये 5 भी नहीं, जैसा हम देखते हैं जब बारिश का मौसम आता है, यस बढ़ जाती है। हाँ, जून से जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक जेल का छत के लिए जेल इतना लोग आता है जेल में। और पहला साल में मैं पता नहीं था मुझे, तो मैं पूछा ये ऐसा क्यों है, बोला हर साल ऐसा ही है, वो बारिश जब आता है लोग जेल में भर्ती होता है क्योंकि उनको छत मिले और खाना मिले, सब मिले। तो बिल्कुल सही है वो। एक छोटी सी स्टोरी मुझे याद आ रही है कि एक नौजवान के पास घर नहीं था, नौकरी नहीं थी, तो जब बारिश का सीज़न आया तो जेल जाने के लिए उसने क्राइम किया, तोड़ फोड़ की, चोरी की। और पुलिस के सामने वो खड़ा रहता था कि मुझे अरेस्ट करके जेल डाल दो ताकि छत मिल जाए, खाना मिल जाए। लेकिन पुलिस ने नज़रअंदाज किया और उसको जेल जो है बारिश के बाद पहुंचाया, जब वो जेल जाना नहीं चाहता था। और इसलिए बारिश के बाद पहुंचाया क्योंकि बारिश के बाद क्राउड कम हो गया। तो ये भी एक हमारे समाज का अलमिया है जेल का। बाबू साहब, ये कहा जाता है कि जेल जो है हमारे समाज का आईना है। जेल जाने के बाद बहुत सारी चीज़ें इंसान के अंदर परवान चढ़ती है, परवरिश पाती है। जो समाज में हम देखते हैं वही अक्स परतू जो हमको जेल के अंदर नज़र आता है। तो ऐसी क्या चीज़ें आपको नज़र आई जो आप कहते हैं कि जेल समाज का आईना है? समाज में जो हो रहा है वो सब कुछ उससे बहुत क्या बोलता है, वो मेनी टाइम्स सीवियर और एक्यूट लेवल पे जेल में भी होता है। जैसा आप करप्शन के बात हो रहे हो, तो करप्शन जितना बाहर हो रहा है ऐसा अंदर भी हो रहा है हर चीज़ में। और क्राइम बोले तो वो भी होता है, जेल के अंदर भी क्राइम होता है। कौन सा भी क्राइम, एक्सटॉर्शन होता है, मर्डर होता है और सेक्सुअल क्राइम भी होता है। तो सब कुछ होता है। और जेल में जैसा बाहर सोशल डिस्क्रिमिनेशन, सोशल वो तो बहुत, जैसा हम इधर अभी ये फ्लैट में बैठा है, कुछ लोग इससे ऊपर बड़ा फ्लैट में बैठा है, कुछ लोग फ्लैट में भी नहीं बाहर बैठा है, ऐसा वो एक हायरार्की डिस्क्रिमिनेशन आप देखते हैं। वैसा भी जेल में भी देखता है। जो जेल का ऑफिसर्स, जैसा आप वो लाल गेट में आया तो आपको देख के ही वो आपको कैसा ट्रीट करना है वो उनको पता है। जैसा एक मिडिल क्लास आदमी आया तो थोड़ा इंसानियत से, इंसानियत बोले तो आपको बात करेगा, आपसे बात करेगा, आप चिल्लाते नहीं, और आपको ऐसा नहीं बोलेगा आप कपड़े उतार के नीचे बैठो, ऐसा नहीं बोलेगा, आपको थोड़ा तमीज़ से बात करेगा आपसे। तो ऐसा चीज़ वो हायरार्की भी आपको मिलता है। और जो सुविधा अंदर मिलता है उसमें भी वो फ़र्क है। जो खाना मिल रहा है उसमें भी फ़र्क है। जैसा आप
उधर अब पैसे वाला है तो ज़्यादा खाना खरीद सकता है और इलीगल तरीके से भी खाना ले सकता है, तो सब कुछ हायरार्की भी है। जबकि जेल का इसमें से सब प्रिजनर्स एक ही इसमें है, ऐसा है। जैसा फ़र्क है, जैसा जो जिनको अति सुरक्षा में रखना चाहिए, जो कन्विक्ट है, जो अंडर ट्रायल है, इतना फ़र्क तो मैनुअल में भी है, लेकिन वो जेल का सिस्टम ऐसा नहीं चलता है। जेल का सिस्टम वो उनका जब जो सोशल क्लास में आप हो, वही जो आपको पता भी होगा, जो अभी एक पिटीशन में भी आया था, जैसा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन भी, जैसा उधर काम देने में किचन में कौन का इस्तेमाल, वो तो सब जो आप देख रहे हैं बाहर, सब आप अंदर भी है, और अंदर उससे बहुत गुना ज़्यादा है बाहर से ज़्यादा, ऐसा बोलना है। ये आप ने जो बात कही कि जेल के अंदर भी क्राइम जारी है, किसी शायर ने कहा था कि भाई बेचैनी है तो मर जाते हैं, और मर के भी चैन ना आया तो किधर जाएंगे। तो जेल तो इसीलिए बनाई गई है कि क्राइम रुक जाए, जो क्रिमिनल्स है उनको जेल में डाल दिया जाए तो क्राइम ही नहीं होंगे। लेकिन अगर जेल के अंदर भी क्राइम होने लगे तो फिर जेल के अंदर और क्या जेल होगी? इसका क्या सोल्यूशन है? वही तो हम कभी कभी लोग बोलते हैं, हाँ इधर क्राइम किया तो अभी अंदर से क्राइम करके बाहर आया, फिर अभी अंदर क्राइम किया तो फिर बाहर भेजना है ऐसा बोलते हैं लोग, और क्या करें। तो लेकिन मुझे नहीं लग रहा है क्राइम रोकना है जेल बनाने का और जेल में डालने का मकसद, उसका थोड़ा अलग है। वो एक सोशल इसमें से देखना है, क्योंकि जैसा सोशल ईवल्स का, सोशल डिस्क्रिमिनेशन का एक तरीका है ये जो जेल जैसा एक सिस्टम बनाना और उसमें डालना। जैसा एंजेला डेविस ने लिखा है, जैसा अमेरिका में जब स्लेवरी जब था, प्रिजन में सिर्फ वाइट लोग था, ब्लैक्स को उधर जेल में नहीं डालता था, क्योंकि जेल में गया तो फिर काम नहीं करने का, या स्लेव का ज़िंदगी नहीं अंदर, तो जेल में गया तो उनको बाहर से अच्छा है, तो इसलिए जेल में किसी को ब्लैक्स को नहीं डालता था। लेकिन जब स्लेवरी ख़त्म हो गया उसके बाद भर्ती ब्लैक्स से था। और इधर का जेल में देख रहे हैं तो अभी दलित मुस्लिम पॉपुलेशन, बहुजन पॉपुलेशन कितना 40 से 50 तक है जेल में, जबकि उसका बाहर 20% भी नहीं है। तो मैं एक बार कहीं किसी से बोला था, जब इधर अनटचेबिलिटी जैसा है तो वो अभी भी है, तो दलित्स को हम जेल में नहीं देख सकता था। अभी अनटचेबिलिटी नहीं है तो इसलिए जेल में भर्ती हो रहा है। तो एक सोशल डिस्क्रिमिनेशन का और कंट्रोल करने का एक ये है शायद जेल। जेल का ओरिजिन के बारे में जैसा फूको का इसमें बताया है, पहले जेल एक पनिशमेंट नहीं था, पनिशमेंट देने के पहले रखने का एक जगह था। और पनिशमेंट उसी टाइम क्या पनिशमेंट था, एक तो डेथ पेनल्टी था, नहीं तो ट्रांसपोर्टेशन था। जैसा इंडिया में है तो अंडमान का या दूसरा कुछ कॉलोनीज में भेजता था, और तो जेल में पनिशमेंट नहीं था। और बाद में एक ह्यूमैनिटेरियन मोड ऑफ पनिशमेंट, वो उसके तौर पे जेल आया। तो जेल अभी जेल में रख रहे हैं बोले तो पनिशमेंट के इसमें है, लेकिन वो पनिशमेंट का क्या है, जैसा क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में बताते, जैसा पनिशमेंट एज टू डिफ़र, वो जो लोगों के डर होना चाहिए, हाँ अच्छा ये किया तो जेल में जाना पड़ेगा, इसलिए डिटरेंट, वो डिटरेंट होना चाहिए, या रिवेंज होना चाहिए। अभी का देख रहे हैं तो डिटरेंट तो नहीं है, और एक रिवेंज जैसा ही है हमारा सिस्टम में अभी भी जेल। जो लोग जो कुछ गलत काम कर रहे हैं
उससे बदला लेने के लिए एक ये है जेल। लेकिन तो जो गलत काम नहीं कर रहे उनसे नहीं, गलत बेगुनाह जो लोग डाल रहे हैं, नहीं, गलत काम किसका नज़र से, वो इम्पोर्टेंट है। जैसा आप पॉलिटिकल प्रिजनर है तो गलत काम क्या होगा, तो आप सियासत के खिलाफ कुछ बोला तो वो गलत काम होगा। तो नहीं तो जो एक कम्युनिटी थोड़ा ज़्यादा कुछ कर रहे हैं तो उनको वो गलत है। तो जैसा ये बहुजन लोग का, तो उनको एक सबक सिखाना है तो वो करने का, ऐसा एक सिस्टम है एक्चुअली जेल। क्राइम रोकने का मुझे नहीं लग रहा है वो एक ये है, वो पेपर में सिर्फ है, पेपर में जो लिखा है वो है, लेकिन असल में जो देख रहे हैं तो जो ये इनका ये क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस फिलॉसफी में जो बताया है वही है, हो रहा है हमारे इधर भी, और वो प्रेजेंट पॉपुलेशन से वो दिख रहे हैं, साफ दिख रहे हैं वो। सर लास्ट 2 क्वेश्चन है मेरे। एक तो ये है, और मैं चाहूँगा कि इस पे आप ज़रा डिटेल में बताइए, जो आपका जेल, मैं तो मतलब जब मैंने आर्टिकल पढ़ा तो मुझे पहली बार पता चला कि आप मुसलमान हैं क्योंकि मुझे आपके नाम से तो पता ही नहीं चल रहा था दाएं बाएं कि कुछ मुसलमानियत है। लेकिन आप पैदाइशी मुसलमान हैं, आप बाहर भी आप प्रैक्टिकल मुसलमान थे या जितने भी थे, अंदर जाने के बाद जो आपने खुदा के वजूद को पाया, जो अल्लाह की कुर्बत आपने महसूस की, ये जो वहदानियत की तरफ, ये जो इस्लामियत की तरफ कहिए या दीन की तरफ आप करीब आए, एक जनरल टेंडेंसी भी है जेल के अंदर, एक जनरल टेंडेंसी भी है जेल के अंदर कि लोग मज़हब से बहुत करीब हो जाते हैं। तो ये जो आपका सफ़र है मज़हब के करीब आने का, उसको थोड़ा सा बताइए। जैसा मेरा पैदाइश एक मुस्लिम फैमिली में था, और जैसा कल्चरली वही पूरा एटमॉस्फेयर था, लेकिन मेरा एजुकेशन सब उसमें रिलीजियस बिल्कुल नहीं था। लेकिन जैसा मेरा पॉलिटिकल अवेयरनेस सब ये हुआ तो मुझे पता चला ये रिलीजन बोले तो स्पिरिचुअलिटी एक तरफ है, और तुम स्पिरिचुअल है या नहीं है, लेकिन वो आइडेंटिटी के तौर पे और कल्चरल इसमें वो बहुत उसका अहमियत है, वो मुझे महसूस होने लगा। और शायद सादत हसन मंटो का भी एक ये सुना था, जब पार्टीशन हुआ था उसने बोला मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ, तो किसी ने उसको पूछा तुम कहाँ का मुसलमान हो पाकिस्तान जाने का, और बोला तो इधर कत्ल होने का उतना मेरा मुसलमानियत इस्लामियत मेरा ऊपर भी है, जो तो वो मुझे बहुत टच किया, क्योंकि मैं सोचा मैं कुछ भी बोला तो भी मेरा आइडेंटिटी वो, तो इसलिए मेरा तो हमेशा वो एक इसमें जैसा मेरा पॉलिटिकल अवेयरनेस जब आया, जब कॉलेज में जब गया, उसके बाद में मेरा हमेशा वो मेरा अंदर था। और कभी एक चीज़ मुझे ऐसा भी बहुत अजीब लगा, जैसा मेरा थोड़ा सेक्युलर दोस्त लोग कॉलेज के टाइम पे, जब वो लोग भी पहले उनको पता नहीं होगा मैं मुसलमान है, लेकिन कभी कहीं ना कहीं वो बाहर आ जाता है, तब वो लोग बोलता है अच्छा तुम मुसलमान हो लेकिन लगता नहीं ऐसा, और वो लोग बहुत खुश है इसलिए ऐसा तो मैं सोचा ये कैसा है, मैं मुसलमान नहीं लगता है इसलिए वो लोग क्यों खुश है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए था मुझे। फिर बाद में तो जब मेरा बेटी पैदा हुआ, हम फरजाना ही नाम डाला, तो किसी को भी पता, तो मेरा बचपन में ऐसा था, मेरा फादर का नाम मोहम्मद है, तो जब किसी से जान पहचान होने के मेरा नाम बोलता है, फिर कुछ लोग मेरा अच्छा पिताजी का नाम क्या है, मैं मोहम्मद बोला तो बोला अच्छा तुम मुसलमान हो, ऐसा बोलता था। तो बाद में जब मेरा बेटी पैदा हुआ, और अभी ऐसा है कि मेरा बेटी का नाम सुना तो वो लोग बोलते पूछते हैं हाँ अच्छा तुम क्या फरजाना क्यों नाम रखा है, मुसलमान है क्या, ऐसा पूछते हैं। ये सब जेल का जाने का पहले का बात है। तब मेरा अरेस्ट हुआ
शायद जेल वो मेरा अंदर था, ये ऐसा मेरा थोड़ा रिलीजन में कुछ क्योंकि मुझे हमेशा एक अजीब एक चीज़ और ये भी था, जब एक सोशल गैदरिंग हो रहा था, इवन फैमिली गैदरिंग में, हमारा फैमिली में गैदरिंग में कभी इफ्तार का एक ये हो तो सब लोग इफ्तार करते और उसके बाद नमाज़ पढ़ने जाते, और मुझे नमाज़ पढ़ना नहीं आता था। तो मुझे थोड़ा पहले मुझे स्कूल के टाइम में कुछ नहीं था, लेकिन बाद में मुझे शर्माने लगा। मैं सोचा ये थोड़ा शर्म की बात है, मुझे ये भी पता नहीं और मैं क्यों ऐसा है, और मुझे ऐसा हमेशा वो ये सीखना है ऐसा एक ये था। वो स्पिरिचुअल कंपल्शन नहीं, ज़्यादातर सोशल और कल्चरल कंपल्शन से। लेकिन मेरे अरेस्ट के बाद पहले बार मेरा टोटल स्पिरिचुअल इसमें आया कि वो मैं दूसरा इसमें भी बताया था, जैसे NIA का लॉकअप में रात को मुझे डाला और मैं उधर बैठा और आँख ऐसा बंद किया तो मुझे लगा मैं ऐसा एक पूरा ब्लैंक यूनिवर्स में ऐसा मैं कहीं पे गिर रहा है, ऐसा नीचे नीचे जा रहा है। तो मैं अल्लाह का नाम पहले मेरा इसमें से वो बिलीफ से मैं ऐसा लिया, और उसी मोमेंट में मैं डिसाइड किया अभी मेरा एक ही ये है, मेरा स्ट्रेंथ जो है वो अल्लाह का इसमें से आएगा, रिलीजियस इसमें आएगा। और मैं डिसाइड किया मैं अभी जेल में जाएगा, और मुझे पता नहीं था क्या क्या चांस मिलेगा, लेकिन मैं सोचा मैं ये कुरान पढ़ना सीखूँगा, नमाज करने का पूरा रिलीजियस लाइफ में ही जाएगा। और मैं हमेशा मैं उसके बाद मैं सोचा था वो मोमेंट में ज़िंदगी में कभी भी ये मैं वो क्या बोलते हैं वो आई विल नेवर फॉरगेट दैट मोमेंट। और जेल में जब मेरा पहला रमज़ान का पहला ये मैं रिलीजियस पहले मैं किया था, बाहर बहुत बार मैं रोज़ा सब किया है, लेकिन रिलीजियसली नहीं, जब लोग कर रहे हैं मैं भी किया ऐसा। लेकिन पहला बार जेल में हम कर रहा था, और शाम को हर नमाज में दुआ जब दुआ करता था वो सब मिलके करता था, और जो दुआ पढ़ाने वाला बोलता था ये ईद को हम हमारा घर में घर वालों के साथ, तो मैं तब मैं बिलीवर था, मैं भी वो दुआ में शामिल होता था। और लेकिन मेरे मन में एक सोच आता था ये लेकिन कैसा होगा, हम तो इधर अंदर है अभी, ये एक महीने में कैसे घर वालों से मिलेगा उसका मौका। फिर भी मैं सोचा ठीक है हम दुआ करेंगे, दुआ तो कबूल होगा या नहीं होगा वो अलग बात है, दुआ तो करना ही है। और आपको यकीन नहीं होगा उस रमज़ान का दिन, उस ईद का दिन में मेरा मम्मी से वाइफ से बेटी से सब मुलाकात हुआ। वो मेरा बहुत टच किया वो इवेंट। वो कैसा हुआ कि मैं बीमार पड़ा, मेरा हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, और एडमिट वो ईद का 2 दिन पहले ही एडमिट हुआ, और ईद का दिन सब लोग आके मुझे मिला। तब मैं सोचा ये क्या है, दुआ को इतना स्ट्रेंथ है, इतना पावर है कि हम सोचा भी नहीं। अल्लाह का क्या तरीका है ये। मैं अंदर वापस जाके मैं सबको बोला अब मेरा साथ ऐसा हुआ, तो सब लोग बोला अब तुमको समझा ये क्या है। मैं बोला ये बिल्कुल हम सोच भी नहीं सकते क्या हो सकता है हमारा। वो मेरा अरेस्ट के टाइम पे वही हुआ, तो तब मुझे वो बिलीफ हुआ। और जब मेरा वो एक सबसे नीचे जो डिप्रेशन में जाने के टाइम में यही सोचता है अभी कुछ नहीं है तो भी हमको अल्लाह का ये है वो और कुछ नहीं चाहिए हमको। हम ऐसा नहीं है हमको ज़िंदगी में बहुत सारे लग्जरी चाहिए, या कभी मैं सोचता है अंदर है बाहर है क्या है, हम अल्लाह का ब्लेसिंग है तो वही है, और वो है तो हम सुकून से ज़िंदगी बिता सकता है। जब बाहर आके वो नहीं है तो हमारा ज़िंदगी में क्या है। तो अभी पहले मैं बेल के लिए प्रे करता था, बाद में मैं वो भी बंद किया। मैं सोचा वो बेल मिलेगा या नहीं मिलेगा वो नहीं है, अल्लाह का ब्लेसिंग होना चाहिए। जो हम कर रहे हैं उसका इसमें नहीं है तो फिर हमको कुछ नहीं है।
तो वो मेरा ज़िंदगी का सबसे बड़ा चेंज है ये 5 साल का ज़िंदगी में। और अभी बाहर आके भी मैं वही फॉलो करने का ये कोशिश कर रहा हूँ। मैं छोटा सा एक वाक़या आपको बता दूँ, जो अल्लाह पर ईमान, तवक्कुल और दुआ का जो असर आपने बताया ना, तो 7/11 का जजमेंट आने वाला था जुलाई में, तो उससे 2-3 महीने पहले मैं लकीली पहुंच गया मक्का मदीना, अच्छा, उम्रा करने के लिए। और मैं रमज़ान में गया और रमज़ान में एतिकाफ़ मैंने मक्का में किया और मस्जिद काबा मेरे आगे, कलीसा मेरे पीछे, और मैं काबा को देख के एक ही दुआ मांगता था कि ये इनकी फांसी ख़त्म हो जाए और ये सब छूट जाए। कैसे होगा आपको मालूम, अल्लाह को मालूम, करिश्मा हो जाए। और मैं वहाँ से आया और 2-3 महीने के अंदर जजमेंट आया और आपने देखा कि तो दुआ के अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, ये बात सही है और आपको भी उसका एहसास हुआ, अंदाज़ा हुआ, हमें खुशी भी है। मैं आखिर में चूँकि बहुत देर से आप बात कर रहे हैं, आखिर में एक सवाल आपसे ये पूछूंगा कि अभी चूँकि आप एक आज़ाद, मतलब कुछ कंडीशंस है अपनी जगह पर, एक आज़ाद आदमी है और आपके अज़ाइम कि ये करना है वो करना है, तो आपके आगे एक मंसूबे क्या है, क्या क्या दिल में आपके अज़्म है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, समाज के लिए, कौम के लिए, दबे कुचले लोगों के लिए, जो बेगुनाह अंदर कई लोग जो पड़े हुए हैं, तो दुआओं के साथ क्या दवा आपके नज़दीक अहम है? या बिल्कुल, मुझे वही मेरा मन में है क्या, मेरा जो इतना एक्सपीरियंस है और जो मैं पढ़ा है, सीखा है, तो उसका आगे भी थोड़ा कुछ करने का, और अभी जो इतना जेल का एक्सपीरियंस है और लीगल का ये है, तो एक तरफ मेरा टीचिंग का ये है, मेरा टीचिंग में वापस जाने का, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो लेकिन उससे ज़्यादा मुझे कभी लग रहा है मैं ऐसा कुछ कर रहे तो वो ज़्यादा मीनिंगफुल होगा, उससे ज़्यादा लोगों को उसका फ़ायदा होगा, तो और उसका ज़्यादा ज़रूरत है। तो लेकिन क्या कर सकता है ऐसा ये नहीं तय किया है, लेकिन बिल्कुल जब, और स्पेशली मुझे अभी कुछ इधर महाराष्ट्र में ही रहना है, तो फिर मैं ऐसा कुछ मैं ढूंढ रहा हूँ ऐसा क्या कर सकता है मेरा ये इसके लिए। तो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका भी एक मैं पहले आप आने के पहले ही मैं सोचा था उसके बारे में, तो वो लीगल कुछ करने का एक ये है, जो अंडर ट्रायल है, प्रिजनर्स है, और जो जिनको लीगल हेल्प चाहिए वो, क्योंकि उसका कमी बहुत है वो लीगल इसका, जैसा कभी हम सोचते लीगल ईगल्स बोलते हैं, लेकिन वो कभी बहुत सारे वकील लोग ईगल नहीं वल्चर्स ही है, जो आई मीन वकील ऐसा नहीं है, वकील सारे वकील लोगों को मैं ये बोल रहा हूँ, लेकिन आपको भी आपने बहुत ही एक ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल किया जो मैं उससे मिलता जुलता एक लफ्ज़ इस्तेमाल करता था वकीलों के लिए, और एहतराम के साथ मैं इस्तेमाल करता था कसाई। वही कि ये वकील नहीं है, कसाई है, और एक साथ कई जानवरों को ज़बह करते हैं और उनकी जो है रूह भी नहीं निकलती पूरी तरह, जान भी नहीं निकलती, और वो कई लोगों के केसेस ले लेते हैं, कई लोगों का मामला रहता है। तो आपकी निगाह में वल्चर्स हो सकते हैं, मेरी निगाह में कसाई हो सकते हैं, लेकिन बहरहाल इस फील्ड में काम करने की ज़रूरत है। कुछ अच्छे वकील भी है जो ऐसा नहीं है, बहुत सारे हैं, लेकिन बहुत सारे ये भी है जिनको एक्सप्लॉइट करते हैं, जो हेल्पलेस है, वो जो प्रिजन में जाता है उनको बोलता है हाँ हम 2 लाख दे दो, हम बेल निकालेगा। अभी 2 दिन पहले भी हुआ ये, एक मेरा दोस्त मतलब अंदर पहचान हुआ, उनका कमर्शियल क्वांटिटी में NDPS में है 20 किलो से ज़्यादा, तो मैं उनको अंदर से ही बोला तुमको चार्जशीट के पहले बेल नहीं मिलेगा, अभी वकील पे खर्चा मत करो। अभी 2 दिन पहले उनका वाइफ मुझे बोल के पूछ रहे, एक वकील कांटेक्ट किया, वो बोल रहे हैं चार्जशीट का ज़रूरत नहीं, बेल अभी मिलेगा, 2 लाख दे दो। तो इसका मतलब क्या है? तो ऐसा वकील लोग के बीच में बहुत सारे करने का चांस है और करना ही है, तो ऐसा कुछ कर सकता है। तो मैं प्रैक्टिस तो मुझे कर नहीं सकता है क्योंकि मेरा जॉब का रेस्ट्रिक्शन है, वो सब है, लेकिन जो हेल्प कर सकता है वो करने का बिल्कुल। तो ये थे हैनी बाबू,
और आप जानते हैं कि भीमा कोरेगांव केस में इनको एक्यूज़ बनाया गया था। दिल्ली यूनिवर्सिटी के ये प्रोफेसर है जो अंग्रेज़ी पढ़ाते थे और ज़बान के माहिर है। काफ़ी देर से हमारे साथ बात कर रहे थे, अपने अज़ाइम का इज़हार कर रहे थे और खुलकर इन्होंने बातें की है। और हमने इनसे ऑफ द रिकॉर्ड ये बात भी की है और गुजारिश की है कि जो आपकी किताबें हैं, जो लेटर्स है या जो भी आपने मलयालम में लिखा है, जेल डायरी है, उसको आप जल्दी से लाइए और हम उसको छापने में हमारा पूरा सहयोग, हमारा पूरा ताउन भी करेंगे। और इस तरह के अगर आप वीडियो पसंद करते हैं और इंटरव्यूज़ देखना चाहते हैं तो लिंक में आप देख सकते हैं कई कैदियों के हमने इंटरव्यूज़ पॉडकास्ट भी लिए हैं लंबे लंबे, वहाँ पर आप जाके दे सकते हैं और कमेंट्स में भी आप अपने ख़यालात का इज़हार कर सकते हैं। तो इजाज़त दीजिए, हैनी भाभी के शुक्रिया के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।